नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। क्रिकेट महज एक खेल, बल्ला और गेंद का? जी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक आईना है जिसमें हमें इतिहास, साम्राज्यवाद और बड़े-बड़े सामाजिक बदलावों की झलक दिखती है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये देखिए, लकड़ी का एक साधारण सा टुकड़ा, 17वीं सदी का एक क्रिकेट बैट। अब सोचिए, ये घुमावदार बल्ला हमें साम्राज्यों के बनने, बिगड़ने और बड़ी बड़ी क्रांतियों के बारे में क्या बता सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं इंग्लैंड के गांवों में, जहां इस खेल की जड़ें हैं। एक ऐसी जगह जहां क्रिकेट के नियम सिर्फ खेल के नियम नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त के समाज के पूरे ताने बाने को दिखाते थे। अब देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि दूसरे कई खेलों के मुकाबले क्रिकेट के नियम बहुत पहले ही लिख दिए गए थे, 1744 में ही। पर एक चीज जो इसे सबसे अलग बनाती थी वो था टेस्ट मैच का 5 दिन तक चलना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खेल उस दौर की देन है जब दुनिया औद्योगिक घड़ियों के हिसाब से नहीं चलती थी। इसकी धीमी रफ्तार उस दौर की ग्रामीण जिंदगी की कहानी कहती है। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्रिकेट उस समय के इंग्लैंड की सख्त क्लास व्यवस्था का, मतलब ऊंच नीच का एक जीता जागता सबूत था। टीम में दो तरह के लोग होते थे। एक तरफ जेंटलमैन यानी अमीर लोग जो सिर्फ शौक के लिए खेलते थे, और दूसरी तरफ प्लेयर्स जो गरीब या मजदूर वर्ग से थे और पैसे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए खेलते थे। कमाल की बात तो यह है कि यह बंटवारा मैदान पर भी दिखता था। बल्लेबाजी जैसा आरामदायक काम जेंटलमैन के लिए, और गेंदबाजी और फील्डिंग जैसी मेहनत प्लेयर्स के हिस्से आती थी। ये जो क्लास का बंटवारा था ना, ये इतना गहरा था कि एक कहावत मशहूर हो गई कि वॉटरलू की लड़ाई ईटन के खेल के मैदानों पर जीती गई थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि क्रिकेट जैसे खेलों से जो अनुशासन और लीडरशिप की भावना इन बड़े स्कूलों में सिखाई जाती थी, वही ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य और प्रशासनिक सफलता का राज मानी जाती थी। तो हमने देखा कि ये खेल इंग्लैंड में कैसे पनपा। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये अंग्रेजी खेल समंदर पार गया और ब्रिटिश साम्राज्य का एक ताकतवर औजार बन गया। तो बात ये थी कि अंग्रेज अपने उपनिवेशों में सिर्फ सिपाही या अफसर ही नहीं लाए, वो अपना कल्चर भी लाए, और क्रिकेट इसी कल्चर का एक बड़ा हिस्सा था। इसे एक सभ्य बनाने वाले मिशन की तरह देखा गया। उनका मानना था कि क्रिकेट के जरिए वो यहाँ के लोगों को अनुशासन और विक्टोरियन मूल्य सिखा सकते हैं। ये एक तरह से अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता जताने का तरीका था। और यहीं पर हमें इस कहानी का असली संघर्ष देखने को मिलता है। एक तरफ अंग्रेज थे जो भारत में इसे बस एक मनोरंजन के तौर पर खेलते थे, लेकिन दूसरी तरफ थे पारसी, पहला भारतीय समुदाय जिसने इस खेल को अपनाया। और उनके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये अपनी काबिलियत साबित करने का एक जरिया था। पारसियों का सफर आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। जैसे उन्हें बॉम्बे जिमखाना ग्राउंड पर खेलने से मना कर दिया गया, तो उन्होंने अपना क्लब बनाया, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। अपनी टीमों को खुद फंड किया, और जानते हैं, उनकी इस लगन और सफलता ने यह दिखा दिया कि भारतीय भी अंग्रेजों को उनके ही खेल में मात दे सकते हैं। अब जैसे जैसे क्रिकेट भारत में लोकप्रिय होता गया, ये राष्ट्रवाद के लिए एक दोधारी तलवार जैसा बन गया। मतलब एक तरफ तो ये लोगों को एकजुट कर रहा था, पर दूसरी तरफ इसने भारतीय समाज के अंदर के गहरे मतभेदों को भी सतह पर ला दिया। शुरुआत में भारत में क्रिकेट टूर्नामेंट टीमों के आधार पर नहीं, बल्कि समुदाय के आधार पर होते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था विवादास्पद पेंटेंगुलर टूर्नामेंट। इसमें टीमें क्षेत्र के हिसाब से नहीं, बल्कि धार्मिक समुदाय के हिसाब से बटी थीं: यूरोपियन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम और बाकी सब। ये फॉर्मेट उस समय के भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। और आपको पता है, हर कोई इसका समर्थक नहीं था। महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। वो इसे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि ऐसा टूर्नामेंट जो राष्ट्रीय एकता की जगह धार्मिक पहचान पर जोर दे, वो देश के लिए खतरनाक है। और ये बंटवारा सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था, जाति का भेदभाव इससे भी ज्यादा गहरा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पलवंकर बालू। वो अपने समय के महानतम गेंदबाज थे, एक शानदार खिलाड़ी, लेकिन वो दलित थे, और सिर्फ इसी वजह से अपनी काबिलियत के बावजूद उन्हें कभी भी हिंदू टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे मीडिया, पैसे और आधुनिकता ने मिलकर इस खेल की पूरी तस्वीर ही बदल दी।
1947 के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ तो इसका असर विश्व क्रिकेट पर भी पड़ा। दशकों से चले आ रहे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दबदबे का अंत हो गया, उनकी वीटो पावर खत्म हो गई और भारत और पाकिस्तान जैसे नए आज़ाद देशों को आखिरकार क्रिकेट की दुनिया में एक बराबर की आवाज़ मिली। लेकिन खेल में असली क्रांति आई टेलीविजन से, और इसका श्रेय जाता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया टाइकून केरी पैकर को। 1977 में उन्होंने जो किया वो एक तरह का विद्रोह था। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों को साइन करके अपनी एक अलग वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट शुरू कर दी, और यहीं से सब कुछ बदल गया। रंगीन कपड़े, सफ़ेद गेंद, हेलमेट और रात में लाइट्स के नीचे क्रिकेट, ये सब उन्हीं की देन है। उन्होंने क्रिकेट को एक टेलीविजन शो बना दिया और इसने एक दिवसीय खेल को इतना लोकप्रिय किया कि क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया। और आज टेलीविजन का पैसा कितना बड़ा है, जरा इस आंकड़े को देखिए, $1.6 बिलियन। जी हां, ये वो रकम है जो टीवी चैनलों ने सिर्फ 2023 से 27 तक के आईसीसी टूर्नामेंट्स के प्रसारण अधिकारों के लिए दी है। ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि क्रिकेट आज कितना बड़ा ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। और इस जबरदस्त व्यावसायिक ताकत का नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि क्रिकेट की दुनिया का शक्ति केंद्र ही बदल गया है। अब इसका केंद्र लंदन नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप है। खेल के सबसे ज्यादा दर्शक यही हैं, सबसे बड़ा बाजार यही है। यानी आज विश्व क्रिकेट का आर्थिक और राजनीतिक कंट्रोल दक्षिण एशिया के हाथ में है। तो इंग्लैंड के एक ग्रामीण खेल से लेकर एक ग्लोबल कमोडिटी बनने तक का ये सफर, क्रिकेट की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक खेल जिसे कभी साम्राज्य के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसी खेल को राष्ट्रीय पहचान और वैश्विक शक्ति का प्रतीक बना दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में इस पूरी विरासत का क्या मतलब है। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं, जिसमें 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें एक साथ आ जाती हैं। एक बल्ला, एक हथौड़ा और एक बंदूक। अब ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि ये 3 अलग अलग मोर्चों के सिंबल हैं, जहां इतिहास बन रहा था। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर इन तीनों में क्या कॉमन है। एक खेल जो अंग्रेजों का था, एक सेना जो आजादी के लिए लड़ रही थी, और एक ग्लोबल मीटिंग। ये तीनों आपस में जुड़े हुए कैसे हो सकते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, इन तीनों कहानियों की जड़ें एक ही जगह से निकलती हैं, और वो जगह है 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी। जरा सोच कर देखिए कैसा माहौल रहा होगा। एक तरफ दुनिया के बड़े हिस्से पर कॉलोनियल ताकतों का राज था, और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 ने ऐसी तबाही मचाई थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। ऐसी टूटी हुई दुनिया में लोग नए रास्ते तलाश रहे थे, अपनी पहचान खोज रहे थे। और हमारी कहानी का पहला मोर्चा वो कोई जंग का मैदान नहीं, बल्कि क्रिकेट की पिच थी। हाँ, वही क्रिकेट का मैदान जो उस वक्त सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि अपनी पहचान के लिए, अपने हक के लिए लड़ने का एक मैदान बन चुका था। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अंग्रेजों का खेल भारत की मिट्टी में आकर बदल गया। 1792 में ब्रिटिश लोगों ने कलकत्ता में क्लब बनाया, लेकिन फिर देखिए 1848 में पारसी समुदाय ने बॉम्बे में अपना ओरिएंटल क्रिकेट क्लब खोला। ये सिर्फ एक क्लब बनाना नहीं था, ये एक तरह का ऐलान था कि हम भी किसी से कम नहीं। और 1889 में जब पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को हराया, जो उस वक्त भारतीयों को नीचा देखते थे, तो ये एक मैच की जीत नहीं, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। एक और बात समझनी पड़ेगी, इंग्लैंड में ना क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं था, ये समाज के बंटवारे को भी दिखाता था। जेंटलमैन यानी अमीर लोग शौक के लिए खेलते थे और कप्तान बनते थे, और प्लेयर्स यानी गरीब पेशेवर खिलाड़ी पैसे के लिए खेलते थे और सिर्फ ऑर्डर मानते थे। मतलब खेल के अंदर ही समाज का पूरा ढांचा दिखता था। लेकिन इंडिया में कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। यहाँ क्रिकेट सोशल चेंज का एक जरिया बन गया। पारसी समुदाय ने तो शुरुआत की ही, फिर आए पायलवनकर बालू जैसे हीरो। सोचिए, उस जमाने में एक दलित परिवार से आकर इंडिया के सबसे महान गेंदबाजों में से एक बनना। उन्होंने सिर्फ विकेट में ही गिराए, जातिवाद की दीवारें भी गिराईं। और फिर CK नायडू जैसे बल्लेबाज, जो भारत के पहले टेस्ट कप्तान बने और पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक बन गए। तो क्रिकेट की पिच से अब चलते हैं सीधे जंग के मैदान में। एक ऐसा मोर्चा जहां संघर्ष बहुत सीधा था और जहां बात बल्ले से नहीं, बंदूक से होनी थी। ये आज़ादी के लिए एक नई सेना का आह्वान था। आज़ादी की लड़ाई में ना उस वक्त 2 बहुत बड़े रास्ते, 2 अलग सोच चल रही थीं। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि हमारा मकसद यानी आज़ादी,
और उसे पाने का रास्ता यानी अहिंसा दोनों ही पाक साफ होने चाहिए। तो दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका कहना था कि आज़ादी इतनी बड़ी चीज़ है कि उसे पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े वो सही है, चाहे वो हथियार उठाने का रास्ता ही क्यों ना हो। और इसी सोच से निकला वो नारा जो आज भी हमारे रूंगटे खड़े कर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आज़ाद हिंद फौज की आत्मा थी, एक सीधी पुकार जो देश के लिए बलिदान मांग रही थी और बदले में आज़ादी का वादा कर रही थी। और इस पुकार का असर जबरदस्त था। लोग अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। एक मिसाल है श्रीमती बताई देवी, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, जिसकी कीमत उस वक्त 3 करोड़ रुपए थी, नेताजी के मिशन के लिए दान कर दी। आज के हिसाब से तो ये अरबों रुपए होंगे। ये दिखाता है कि लोगों में आज़ादी का जुनून किस हद तक था। तो आज़ाद हिंद फौज ने आखिर किया क्या, इसका असर क्या हुआ? देखिए, इसने देश के नौजवानों में एक नया जोश भर दिया। इसने हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको एक साथ एक झंडे के नीचे खड़ा किया। लक्ष्मी स्वामीनाथन जैसी महिलाओं ने रेजिमेंट की कमान संभाली। और सबसे बड़ी बात, इसने अंग्रेजों पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि उन्हें समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। चलिए अब भारत के संघर्ष से थोड़ा जूम आउट करते हैं और चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर, हमारे तीसरे मोर्चे पर। ये लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति से, बातचीत की मेज पर लड़ी जा रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 की तबाही ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि भाई ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। और इसी सोच ने एक बहुत बड़े आइडिया को जन्म दिया, और वो आइडिया था लीग ऑफ नेशंस। 1920 में बना। सोचिए, इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि दुनिया भर के देश एक साथ एक टेबल पर आ रहे थे, सिर्फ एक मकसद से, वर्ल्ड पीस, कि दुनिया में शांति बनी रहे। अब इसे चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया। एक असेंबली थी जहां सारे मेंबर्स देश बैठते थे, एक काउंसिल थी जो बड़े फैसले लेती थी, और एक सेक्रेटेरिएट जो सारा ऑफिस का काम देखता था। मतलब पेपर पर तो सब एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ये आइडिया फेल हो गया, बुरी तरह फेल हुआ। क्यों? वजहें कई थीं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश इसमें शामिल ही नहीं हुआ। फिर लीग के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी, तो अगर कोई देश बात ना माने तो ये कर भी क्या सकते थे। नतीजा ये हुआ कि ये जापान, इटली और जर्मनी जैसे देशों को मनमानी करने से रोक नहीं पाए, और इसका अंत हुआ दूसरे विश्व युद्ध के साथ। तो इन तीनों मोर्चों का, क्रिकेट की पिच, आज़ादी की लड़ाई और डिप्लोमेसी की टेबल, इनका नतीजा क्या निकला, इनकी लेगेसी क्या है? आइए देखते हैं कि इन संघर्षों ने मिलकर एक नई दुनिया को कैसे शक्ल दी। कहते हैं ना, हर नाकामी कुछ सिखाती है। लीग ऑफ नेशंस की नाकामी ने भी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, और इसी सबक की बुनियाद पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन। ये एक बेहतर कोशिश थी पुरानी गलतियों को सुधारने की। और वापस भारत की बात करें तो क्रिकेट के मैदान की वो जीतें और आज़ाद हिंद फौज का वो संघर्ष, इन दोनों ने मिलकर एक नए भारत की पहचान गढ़ी। एक ऐसी पहचान जिसमें गुलामी की झिझक नहीं बल्कि आज़ादी का आत्मविश्वास था। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, हमारा भविष्य, हमारी दुनिया आखिर बनती कहाँ है? खेल के मैदान में, जंग के मैदान में, या फिर बातचीत के टेबल पर? शायद सच तो ये है कि इन सभी जगहों पर लड़ी गई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ ही मिलकर हमारी आने वाली दुनिया की कहानी लिखती हैं। है ना एक सोचने वाली बात?